नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रेशम कीट पालन करके कमा सकते हैं अच्छा लाभ। अच्छे बाजार भाव के लिए लीची की तुड़ाई पर तकनीकी सलाह। अपना राज्य झारखंड वन संपदा से भरा पड़ा है और प्रदेश के ज्यादातर आदिवासी किसान हैं जो खेती के साथ साथ रेशम कीट का पालन करते हैं। और जो किसान शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीट करना चाहते हैं तो वे शहतूत के पेड़ों को तैयार कर उनकी पत्तियों पर रेशम पालन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करें शहतूती रेशम कीट पालन, इस बारे में जानकारी दे रही हैं झारखंड जिला सिमडेगा की प्रोजेक्ट मैनेजर आशा कच्छप। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के रेशम की खेती किस प्रकार की जाती है, उससे क्या क्या मुनाफा हो सकता है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। आप सभी जानते हैं कि शहतूत एक तरह का रेशम है जिससे हम लोग उत्पादन करके मुनाफा ले सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पूरे विश्व में 4 तरह का रेशम मिलता है, जैसे तसर, मलबेरी, एरी, मूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो रेशम है वो मलबेरी होता है, यानी शहतूत होते हैं। उसके बारे में आज मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगी कि उसका रेयरिंग कैसे करते हैं, कीट पालन कैसे करना है। शहतूत के पौधों को लगाने के लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए जो उसरीली ना हो। उसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था के अलावा पानी का ठहराव ना हो। मुख्यतः बलुई दोमट भूमि शहतूत वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, परंतु वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले भूमि की जुताई की जाती है और इस दौरान उसमें सड़े गोबर की खाद मिला दी जाती है। इसके साथ ही 100 केजी BHC पाउडर, 20% इल्ड्रीन दीमक की रोकथाम के लिए मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए। वृक्षारोपण करने के 2 से 3 महीने के बाद उसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ दर से करना आवश्यक होता है। रासायनिक खादों में 350 किलोग्राम नाइट्रोजन, 140 किलोग्राम फास्फोरस और 140 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5 बराबर भागों में डाली जाती है। कि शहतूत का पहले हम लोग प्लांटेशन कैसे करेंगे या उसको रोपने का तरीका बताऊंगी। शहतूत को 2 माध्यम से किया जा सकता है, एक कटिंग से और एक सैपलिंग से। सैपलिंग का मतलब है पौधों के द्वारा और कटिंग का मतलब है जैसे कि हम लोग 5 से 6 इंच शहतूत के टहनी को कट करेंगे 45 डिग्री के एंगल में और उसका 2 से 3 भाग ज़मीन के अंदर डालेंगे। उसके बाद ज़मीन के अंदर डालने के बाद में लगभग 5 से 6 महीना में उसका पौधा तैयार हो जाता है। पौधा तैयार होने के बाद में हम लोग उसका रोपण करते हैं, उसका सैपलिंग का या पौधा का। उसके लिए हम लोग कुछ स्पेसिंग करते हैं। जैसे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा पे भूमि उपलब्ध है तो उसका स्पेसिंग होता है 3:3 या फिर 6:6 में कर सकते हैं। शहतूत की किस्मों की बात करें तो S1, S1635, कनवा 2S36 आदि किस्मों का चयन करके शहतूत की खेती कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्रों में 32 से 35 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपज देती है, वहीं असिंचित क्षेत्रों में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपज देती है।
अगर हम लोगों को कीट पालन करना है उससे पहले कुछ कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि हमारे पास रेयरिंग हाउस होता है। रेयरिंग हाउस का मतलब है जहाँ पे हम लोग मलबेरी का कीट पालन करेंगे। कीट पालन करने से पहले हम लोग रेयरिंग हाउस के आसपास का जो वातावरण होता है उसका अच्छी तरह से सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद हम लोग 5% ब्लीचिंग पाउडर से उसका आसपास में डालते हैं ताकि कुछ भी जो भी बीमारी हो सके रेयरिंग के दौरान वो ना हो। जितना भी मटेरियल्स या जो भी हम लोग सामान यूज़ करेंगे रेयरिंग के दौरान उसको हम लोग 0.3% स्लैक लाइम से भी हम लोग उसको धोते हैं ताकि रेयरिंग के दौरान कोई भी बीमारी ना हो पाए और हमारा जो उत्पादन है वो अच्छे से हो पाए। रेयरिंग के समय हम लोग को कुछ कुछ सामान की आवश्यकता होती है। जैसे कि रेयरिंग ट्रे हो गया, चंद्रिका हो गया, एंटवेल हो गया, फॉर्मेलिन, चूना या फिर ब्लीचिंग पाउडर, ये सब की आवश्यकता हमें होती है रेयरिंग के दौरान। सहतूत में टोटल 5 अवस्था होता है। पांचों अवस्था में कीड़ा सहतूत के पत्ते खाते हैं। सहतूत में जो रेयरिंग होता है वो इंडोर रेयरिंग होता है। इंडोर मतलब घर के अंदर करने वाला खेती। ये बाहर हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर में जो भी हम लोग का वातावरण होता है या जो भी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में थोड़ा हम लोग को कठिनाई होती है। इसीलिए ये जो भी है ये इंडोर है, मतलब घर के अंदर करने वाला एक रेशम है। हमारे पास जो DFLs मतलब जो अंडे हम लोग को मिलते हैं, हम लोग अंडे प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर से हमारे जो ऑफिस है जहाँ पर रेशम कीट पालन होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ से हम लोग DFLs ले सकते हैं। DFLs सहतूत के DFLs ज़्यादातर हम लोगों को मैसूर, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल से प्राप्त किए जाते हैं। उससे हम लोग रेशम कीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पहला अवस्था रेशम का कीट पालन के लिए टोटल 5 अवस्था होता है। पहला अवस्था में ये होता है जब एक अंडे से कीड़े बाहर आते हैं तो वो भूरा कलर में होते हैं। भूरा कलर में होते हैं तो वो बहुत कोमल होते हैं, इसीलिए उसको कोमल पत्ता ही खिलाया जाता है। कोमल पत्ता को हम लोग काटते हैं। कटिंग करने के बाद उसको कीड़ा पे डालते हैं। कीड़ा उसको खाने के बाद अपना अवस्था आगे कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करने के बाद जब वो पहला अवस्था कंप्लीट करता है तो जिस तरह एक सांप में अपना स्किन छोड़ने की क्षमता होती है उसी तरह तसर रेशम में भी टोटल 5 मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग का मतलब होता है कि अपना जो पुराना चमड़ी है या जो स्किन है उसको छोड़ना। तो पहला अवस्था खाने के बाद वो पहला मोल्ट मतलब अपना स्किन छोड़ता है, फिर वो दूसरा अवस्था में जाता है। दूसरा अवस्था के दौरान भी हम लोग उसको कटी हुई पत्ती ही देते हैं, कोमल पत्ता ही देते हैं ताकि वो अच्छा से खा सके, क्योंकि वो बहुत कोमल होते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत पत्ते नहीं खा सकते हैं। फिर दूसरा अवस्था के बाद वो फिर मोल्टिंग में जाते हैं। मोल्टिंग टोटल हमेशा 24 घंटा का होता है, मतलब एक दिन वो पूरा मोल्टिंग में जाते हैं। मोल्टिंग का ये होता है कि उस दौरान हम लोग उसको कोई भी पत्ती नहीं दे सकते हैं, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, उसको आराम करने की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा अवस्था में जब वो आता है उस दौरान भी हम लोग उसको कटी हुई पत्ती ही देते हैं। तीसरा अवस्था में जब वो मोल्ट पास करता है, चौथा और पांचवा अवस्था में हम लोग उसको मतलब मजबूत पत्ते या जो थोड़ा हरे पत्ते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि वो लगभग काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वो आराम से बिना कटी हुई पत्ती खा सकते हैं। इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से आप यह व्यवसाय कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा कुछ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार के हैं: रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण देना, कीट पालन से संबंधित सामान उपलब्ध कराना, रेशम कीट के अंडों को उपलब्ध कराना, कीट पालन हेतु उपकरण की व्यवस्था कराना, कोया की बिक्री करवाना, रेशम कीट पालन हेतु बेरोजगार या किसानों को प्रेरित करना। जब ये पांचों अवस्था वो कंप्लीट कर लेते हैं और 4 मोल्ड कंप्लीट होने के बाद वो अब उनका ये कुकुन बनाने का वक्त आ जाता है। जब वो अवस्था में पहुंचते हैं जहाँ पे वो कुकुन बना सके, वो समय वो लोग अपना एक सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिससे कुकुन का फॉर्मेशन होता है। कुकुन फॉर्मेशन के दौरान वो लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह वो लोग कुकुन फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग किसान भाइयों आप लोग उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कुकुन का उत्पादन हो चुका है।
किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। लीची के बागों में फल परिपक्व हो चुके हैं और किसानों को इससे अधिक लाभ लेने के लिए फलों की तुड़ाई के पहले और बाद में कई पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय की गई थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपको फलों का अच्छा दाम नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से हैं वो पहलू जिन्हें अपनाकर आप लीची के फलों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। तो फलों की रानी लीची की जब जैसे हम बात करते हैं वो हमें तुरंत ख्याल आता है वो रुखड़ा साइज उसका ऊपर का चमड़ा और अंदर पूरा गूदा और रस से भरा हुआ वो लीची। हम चाहते हैं कि छिलका पतला हो, गूदा बहुत ज़्यादा हो, रसीला हो और बीज भी छोटा हो। तो इसके लिए हम एक तो वैरायटी पे निर्भर करता है ये कि हमारी जो डिजायर्ड क्वालिटी है जो जिसको हम चाहते हैं वो वैरायटी के अनुसार मिलेगा। दूसरी बात है कि कुछ हद तक हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानोफिक्स करके दवा आती है, 5 बूंद 1 लीटर पानी में आप उसको घोलें और टीपोल करके दवा आती है वो ले लें और फल में छिड़काव करें। तो फल में छिड़काव करेंगे तो इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि फल झड़ेंगे नहीं। दूसरी बात आई कि आपका फल जो है बहुत अच्छा हो, फल फटे नहीं, कुछ बीमारी नहीं लगे। तो इसके लिए है कि आप कैल्शियम सल्फेट, बोरोन दोनों को मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट आप करीब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और बोरोन जो है करीब 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके और फिर से वही टिपोल करके 15 दिन के अंतराल पर जब आप छिड़काव करेंगे तो आपकी जैसी गुणवत्ता युक्त लीची चाहिए वैसी होगी। और यदि बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फलों की तुड़ाई के 15 दिन पूर्व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि लीची के फलों में तुड़ाई के बाद मिठास की वृद्धि नहीं होती है, अतः इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके फलों के पूर्णतः परिपक्व हो जाने के बाद ही तुड़ाई करें। परिपक्वता का निर्धारण फलों के रंग के साथ साथ किस्म विशेष की मिठास के आधार पर किया जा सकता है। कुछ फलों को चखकर देख लें, लाली लिए हुए फल स्वाद में मीठे हुए हैं या नहीं। किसान भाइयों, अब ध्यान देने की बात है कि जब आप फल की तोड़ाई करने वाले हों तो किसी भी कीमत पे आपको पानी नहीं देना है, नहीं तो सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो रक्षा में हत्या हो जाएगी। पानी का स्प्रे भी नहीं करना है कि आप पानी देंगे कि पौधा को बढ़िया से पानी मिले, वो फल फट जाएगा, तो उस समय पानी नहीं देना है। दूसरी बात कि ऐसे भी फल फट सकता है, सिंचाई नहीं कर रहे लेकिन फिर भी कुछ फल फट सकता है, तो इसी के लिए हम बोरेक्स का स्प्रे करवाए थे। अब बात आती है कि फल मान लीजिए मैच्योर्ड हो गया, मतलब फल जो है अब बढ़ेगा नहीं, झड़ेगा नहीं, अब उसमें तोड़ने लायक हो रहा है। तो तोड़ने लायक हो रहा है तो उसमें रंग अच्छे आने चाहिए। अब तोड़ाई के समय आपको क्या करना है कि तोड़ाई आपको सिर्फ फल को नहीं करना है और फल का तोड़ाई डंठल के साथ होना चाहिए, हो सके तो पत्ती के साथ भी करें, इसलिए लीची की तोड़ाई जनरली पत्ती के साथ करते हैं। और वो पेड़ का प्रूनिंग भी हो जाता है, लीची का पेड़ में को प्रूनिंग भी जरूरी है, तो इसलिए प्रूनिंग भी हो जाता है। पेड़ को फ़ायदा हुआ, आपका फल को फ़ायदा हुआ कि फल में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और फल ज़्यादा दिन तक रहेगा। फलों की तुड़ाई सुबह जल्दी करें। तोड़े गए फलों को जमीन पर कदापि ना रखें। प्लास्टिक या पॉलिथीन की साफ चादर बिछाकर फलों को एकत्रित करें। ग्राइंडिंग के दौरान आकार के अनुसार फलों को छांटकर अलग अलग वर्गों में बांट लें। आमतौर पर 20 ग्राम वजन से कम और फटे व दागदार फलों को छांटकर अलग कर देते हैं।
आकार में 25 ग्राम या उससे बड़े फलों को अलग एकत्रित कर अलग श्रेणी बनाएं। वर्गीकृत फल बाजार में अधिक शीघ्रता से बिकते हैं तथा उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। अब बात आई कि हमको ज़्यादा दिन तक रखना है, तो इसके लिए पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी फल के शेल्फ लाइफ को ज़्यादा दिन तक करने के लिए हम श्वसन की क्रिया को थोड़ा स्लो करते हैं। रोक तो सकते नहीं हैं, तो स्लो करते हैं। तो स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा घटा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं किसान भाइयों कि RFB बॉक्स मैंने कोरुगेटेड होता है, मतलब वो धारी जैसा होता है, एक बक्सा होता है जो अच्छा होता है, जिसमें कि फल में चोट नहीं लगेगी, वो अच्छा से गद्देदार जैसा होता है। तो उसमें वेंटिलेशन कर देता है, थोड़ा थोड़ा आप देखे होइएगा, अच्छा सा बॉक्स के अंदर गोला गोला छेद जैसा होगा, तो गोला गोला छेद कर दें ताकि थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी पास हो जाए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो और ऑक्सीजन भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहे ताकि ज़्यादा दिन तक हो। तो कोरुगेटेड बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग में। लेकिन अगर आपको विदेश भेजना हो तो तोड़ने के तुरंत बाद आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस आता है तो उसका भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। ग्रेडिंग के बाद फलों को छिद्र युक्त कैरेट में रखकर सल्फराइड ऑक्साइड गैस से ध्रुमित करते हैं। इसके लिए फलों को एक प्रकोष्ठ में रखकर 500 से 600 ग्राम सल्फर यानी गंधक का चूर्ण प्रति टन फल के लिए जलाया जाता है। इस गैस से युक्त प्रकोष्ठ में 30 से 40 मिनट तक रखा जाता है। ध्रुमित करने के बाद फलों को 1 से 2 किलो के डब्बों में पैक किया जाता है। पैकिंग के दौरान किस्म का नाम, ग्रेड एवं पैकिंग की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक होता है ताकि खरीदार को फलों की गुणवत्ता का पता चल सके। परिवहन में सहूलियत के लिए छोटे छोटे डब्बों को एक जगह पर रखकर प्लास्टिक की पतली पेटियों में बांधकर 800 से 1000 किलो तक बड़े पैकिंग बना लेते हैं। पैकिंग स्थान गृह का तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। फलों को 4 से 5 घंटों तक तापक्रम पर रखने के बाद ही डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बों में भरने के बाद भी करीब 1 से 2 घंटे तक यही तापक्रम रखते हैं। इसे प्री कूलिंग भी कहा जाता है। इसके बाद फलों को विक्रय के लिए अपने बाजार में जिला मंडी, दूसरे प्रदेशों एवं विदेशों में भेजा जाता है। तो अब विशेष जानकारी जब लेनी हो तो हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर स्थानीय स्तर पर लेना हो तो कृषि विज्ञान केंद्र में भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर और बाहर से और बृहद जानकारी लेनी हो तो लीची अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर में, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप खेती करेंगे लीची की तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आमदनी ज़्यादा होगी, आप समृद्ध होंगे, अंततः देश समृद्ध होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कोराई, जिला पटना के कृषक दर्शन कुमार ने। ये दूध दोहन मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो दर्शन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसे कि आपने कहा है कि जो पशुपालन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, इसके तहत हम अच्छी नस्ल के जितने भी हमारे जो पशु हैं उनकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके से हम खोज कर रहे हैं कि ताकि पशु का रखरखाव, पशु का चारा, पशु में आने वाली जो भी बीमारियां हैं उसका निदान
और साथ साथ जो उसका उत्पादन जो होता है उसको भी हम लें। जो अच्छे जो दुधारू हमारे जो गायें हैं उनसे हमें दूध दो तरीके से लिया जाता है, जैसे कि हाथ के द्वारा जो हाथ से निकाला जाता है, लेकिन वो उनमें होता है कि जिनकी लगभग 5 से 6 किलो के लगभग जिनसे दूध पैदा होता है। हमारे संस्थान में मुख्यतः जो भी पशु हैं 10 से 15 किलो के लगभग उनका एवरेज दूध होता है, और इसलिए उसके लिए हमने एक मशीन का उपयोग में लाते हैं और मशीनों के द्वारा हम दूध निकालते हैं। पशुपालकों के सामने अक्सर देखने में आता है कि अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए समय पर दूधिया नहीं मिलते, या फिर मिलते भी हैं तो अधिक मजदूरी पर मिलते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान है मिल्किंग मशीन। इसकी शुरुआत डेनमार्क और नीदरलैंड से हुई और आज ये तकनीक दुनिया भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। आजकल डेयरी उद्योग से जुड़े अनेक लोग पशुओं से दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। मशीनों की जिसे दूध को हम निकालने का एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो नेगेटिव प्रेशर है जिससे हम दूध निकालते हैं वो एक ठीक होना चाहिए। सफाई का हम ध्यान रखते हैं, और मशीनों से एक एडवांटेज हमें क्या होता है कि जो हाथ नहीं लगता दूध में, तो हैंडलिंग में भी हमारा साफ़ सफाई का ध्यान होता है, जिससे कि दूध हमारा बड़ा स्वच्छता से निकाला जाता है। जो हमारे कम दुधारू पशु होते हैं जिसमें हमारी मुख्यतः देसी गाय होती हैं, उनको हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं, और जिसमें विशेष तौर से हम ध्यान रखते हैं कि उसमें सफाई का भी हम उसमें जो ध्यान रखें, और इस हिसाब से हमारे यहाँ संस्थान में दूध निकाला जाता है। और स्वच्छ दूध उत्पादन करें, क्योंकि आगे आने वाले दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारे पास क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हम अपने जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और ये तभी होगा कि जब हम साइंटिफिक तौर तरीके अपनाएं, नस्ल सुधार पर ध्यान दें, साफ़ सुथरा दूध उत्पादन करें, और ताकि इससे उनकी जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी भी अच्छी होगी, और उनको जब आमदनी अच्छी होगी तो उनका अपना पूरा घर परिवार अच्छा चलेगा। पशुपालक भाइयों, अब आइए बात करते हैं मिल्किंग मशीन से दूध निकालने के फायदे के बारे में। तो मिल्किंग मशीन से पशु का दूध बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इससे पशुओं के थनों को कोई नुकसान नहीं होता और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता और स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से श्रम और लागत के साथ साथ समय की भी बचत होती है। पशुपालक भाइयों, आज के समय में बाजार में कई प्रकार की मिल्किंग मशीन उपलब्ध है और इनकी कीमत उनकी कार्य क्षमता के अनुसार अलग अलग है, जिसे आप खरीद कर अपने डेयरी फार्म पर इस्तेमाल करके समय, श्रम और लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे जो 2030 तक हमारा वो है जो उत्पादन का लक्ष्य जो बराबर बढ़ रहा है, करीब 240 मिलियन टन लगभग जो है। आप ये मान के चलें कि 24 करोड़ टन हमारा दूध उत्पादन का उद्देश्य है और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज निकल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस लक्ष्य को जरूर जो प्राप्त करेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।